Hello guys, how are you? You are most welcome in this class, in this session. This session is very important for you because this session is belong to subject verb agreement is the essential part of grammar. It is the main topic of English. तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है गाइस। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले इस चैनल को शेयर करें और इस चैनल को, इस वीडियो को, आज के इस सेशन को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने गाइस लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कम से कम 10 घंटे की क्लास है उसको एक छोटे से, यानी कि जो 5 घंटे की क्लास है उसको मैं आपको सिर्फ आधे घंटे में दे रहा हूँ गाइस। क्योंकि दोस्तों मैं शॉर्ट एंड स्वीट में सबसे बेस्ट टॉपिक और पूरे कंसेप्ट और पूरे ट्रिक के साथ दे रहा हूँ गाइस। तो दोस्तों इस सेशन को आप अधिक से अधिक फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया होगा। चलो हम चलते हैं अपने लेसन और अपने टॉपिक की ओर गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है क्या। कई बार आपको इस टॉपिक का नाम गाइस सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको कहीं पर भी इस टॉपिक का नाम सिंटेक्स मिलेगा, लेकिन ऑल आर सेम, सभी सेम टॉपिक है लेकिन नाम अलग अलग है। आपको अलग अलग नाम से भ्रमित नहीं होना गाइस। तो देखिए गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है क्या। एक बार क्या हुआ, नदी के किनारे पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों बैठे थे और ज़बरदस्त उनके आपस में बातचीत हो रही थी, लेकिन आपस में ज़ोरदार लड़ाई हो गई। जैसे ही उनके बीच में लड़ाई हुई, एक अपने घर की तरफ रवाना हुआ तो दूसरा अपने घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन फिर भी मेरे जैसे आदमी को पता चला, मैं उनके पास गया और उनका एक एग्रीमेंट करवाया सब्जेक्ट का और वर्ब का। और वो एग्रीमेंट क्या था, उस एग्रीमेंट में ये बात हुई, सब्जेक्ट ने वर्ब से कहा, देख वर्ब, अगर मैं अकेला आता हूँ तो तेरे को भी अकेला ही आना होगा। यानी कि अगर मैं सिंगुलर के रूप में आता हूँ तो तेरे को भी सिंगुलर ही आना है। और अगर मैं 2-3 लोगों को, यानी कि मैं प्लूरल बन के आता हूँ तो आपको भी प्लूरल ही आना होगा। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। और ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आगे जो भी प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, आगे प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल। यानी कि सीक्वेंस पूरे सेंटेंस में एक होनी कंपलसरी है, विदाउट कॉम्बिनेशन। अगर ये सीरियलिटी नहीं होगी तो गाइस आपका क्वेश्चन बिल्कुल मिस्टेक होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी कि सब्जेक्ट को देख करके वर्ब को भरना, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसका नाम सब वर्ब कॉन्कॉर्ड भी है, कहीं पर भी सब वर्ब एग्रीमेंट के रूप में लिखा होता है, कहीं पर सिंटेक्स के रूप में लिखा होता है। लेकिन घबराना नहीं है गाइस। तो आप ध्यान से समझिएगा इसको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। In a sentence, the verb must agree with the subject. In other words, we can say that the verb used according to person and number. यानी कि पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर में प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ एस और यस आता है, तो ही कम्स आया। जैसे ही मैंने ही की जगह पे गाइस दे लिखा तो यह कम्स नहीं आ करके कम आया। यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को भरना, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कहलाता है। नेक्स्ट आप देखिए गाइस, वी नीड टू बी फैमिलियर विद सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। बिल्कुल ज़रूरी है सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब आती है और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब आती है। दोस्तों एक चीज़ आपको बीच में बताता हूँ, यानी कि सिंगुलर के साथ वर्ब कौन कौन सी आती है। जैसे इज आर में से सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज और वर में से क्या आता है, हैज और हैव में से क्या आता है। दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ये सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है। तो गाइस छोटी सी ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ।
जो वर्ब सिंगुलर के साथ आती है उनके साथ एस जरूर आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो वर्ब सिंगुलर के साथ आ रही है, इज और आर में से एस है इज के साथ में, हैज और हैव में एस है हैज के पीछे, वॉज और वर में वो एस है वॉज के पीछे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे प्ले के पीछे एस आया हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही वर्ब के साथ एस और एस आएगा। और यहाँ वर्ब के साथ एस नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। कहने का मतलब ये ध्यान रखना, जैसे आपसे कोई पूछ लिया डू और डज में से सिंगुलर के साथ क्या आएगा, तो एस किसके साथ में है, डज के साथ में पीछे एस है, एस फॉर सिंगुलर। तो सबसे बड़ी पहचान ये है सिंगुलर के साथ वही वर्ब आती है जिसके पीछे एस है, इज, वाज, हैज। इसके बाद जैसे वर्ब के साथ एस और एस, प्लेज, गोज, सिंग्स। कहने का मतलब आपको मेरी बात समझ में आई कि इज, वॉज, एस, हैज इनके पीछे एस है, इसका मतलब ये सिंगुलर के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तो सिर्फ बेसिक बताया, अब आगे आपको रूल्स बाय रूल्स पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको 1 बाय 1 रूल्स समझाऊंगा गाइज। और मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होने दूंगा मैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी भी क्लास से आप किसी भी अगर प्रिपरेशन बिलोंग करते हैं तो गाइज ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो टॉपिक है ये आप बुक में से पढ़ेंगे या कहीं और से पढ़ेंगे थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन गाइज सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं अगर समझाता हूँ और ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर गाइज मेरे समझा हुआ आपके समझ में आया हुआ है, अगर आपने टॉपिक मेरे से पढ़ा है, आप कहीं से भी कोई भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट उठा लेना, अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो रहे हैं तब तो दोस्तों इस सेशन को इतना शेयर करना है कि बस इस वीडियो की वाहवाही हो जाए। लेकिन गाइज अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ये फ्लॉप था, बिल्कुल हमारे ये पढ़ने के बाद ये समझने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इट मीन्स दोस्तों आप मुझे गालियां दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं ये सेशन देखने के बाद आपको 101% आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सही पढ़ाई वाले स्टूडेंट हैं तो, अगर आप लेबरियस है, अगर आप इंडस्ट्रियस है, डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, तो बिल्कुल आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज इसके आगे मैं चलता हूं। देखिए गाइज रूल फर्स्ट की मैं बात करूंगा अब आपके सामने। गाइज सबसे पहली बात तो रूल फर्स्ट क्या है, कैसे पढ़ना है। देखिए रूल फर्स्ट ये कहता है, रूल फर्स्ट आपका ये कहता है इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई एंड प्लूरल वर्ब विल बी यूज। बिल्कुल बात सही है। मैं आपको एक सेकेंड आपको रूल फर्स्ट और रूल सेकेंड दोनों एक साथ में समझाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कैसे? रूल फर्स्ट और रूल सेकंड। रूल फर्स्ट में मैंने ये लिखा है कि एंड से जुड़ा हुआ नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन मैंने रूल 2 में ये लिखा है कुछ नाउन ऐसे भी आते हैं जो एंड से जुड़े हुए होने के बावजूद भी ये सिंगुलर होते हैं। लेकिन रूल फर्स्ट और रूल सेकंड दोनों को कंबाइंडली मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर है, अगर आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर है और एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। यानी कि एंड के एक तो इधर है नाउन या प्रोनाउन और एक आपके इस साइड में है, दूसरी साइड में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से। अब मेरी बात को सुनो, अगर ये इधर वाली साइड यानी कि अगर ये नाउन इस नाउन इधर वाले नाउन के बिना अगर अधूरा है, अगर ये वाला नाउन इस नाउन के बिना अधूरा है, या ये नाउन इस नाउन का सिमिलर वर्ड है, या ये नाउन इस नाउन का अपोजिट वर्ड है, तो ध्यान रखना एंड से जुड़े हुए नाउन, दोनों नाउन मिला करके एक नाउन बनता है और वो सिंगुलर नाउन होता है, भले ही एंड से जुड़ा हुआ है। वापस सुनिए, एंड से जुड़े हुए नाउन हमेशा मैं कहता हूँ प्लूरल होते हैं, लेकिन अगर एंड से जुड़े हुए नाउन, वापस रिपीट कर रहा हूँ, एंड से जुड़े हुए नाउन, अगर एक नाउन और प्रोनाउन इस साइड है बेटा, एक नाउन और प्रोनाउन आपका इस साइड, नाउन और प्रोनाउन, एक तो आपका इस साइड है, दूसरा भी नाउन और प्रोनाउन एक इस साइड है। अगर ये नाउन और प्रोनाउन, अगर आपका फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन अगर इसके बिना, दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बिना अगर अधूरा है, या ये नाउन और प्रोनाउन इस नाउन और सेकंड वाले का अगर सिमिलर वर्ड है, अगर ये नाउन और प्रोनाउन इसका अपोजिट वर्ड है, तो गाइस समझ लेना, आप
कि ये जो एंड से जुड़ा हुआ पूरा एक नाउन और दोनों नाउन और प्रोनाउन है, ये दोनों मिला करके एक नाउन है, यानी कि ये सिंगुलर है। समझ में आई मेरी बात? और अगर ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड नहीं हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं हैं, तो ये हमेशा एंड से जुड़े नाउन प्लूरल होते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से आपका ये रूल फर्स्ट और रूल सेकंड क्लियर होगा। कैसे? राम एंड श्याम, एंड से जुड़े हुए एक तरफ राम है एक तरफ श्याम है। राम श्याम का अपोजिट वर्ड नहीं है, राम श्याम का सिमिलर वर्ड नहीं है और राम श्याम के बिना अधूरा भी नहीं है। अगर अकेला राम है तो भी काफ़ी है, श्याम अकेला है तो भी काफ़ी है, दोनों साथ है तो भी काफ़ी है। इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। दूसरी बात, स्लो एंड स्टडी, स्लो का मतलब होता है धीरे और स्टडी का मतलब भी धीरे, दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है, इसलिए ये है सिंगुलर। इसी प्रकार अगला, अप एंड डाउन, अप और डाउन दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, इसलिए ये सिंगुलर है। एज एंड एक्सपीरियंस, ये सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे जैसे आदमी की एज में ग्रोथ होती है, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है, वैसे ही उस आदमी का अनुभव बढ़ता है, यानी कि एज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। इसीलिए एज और एक्सपीरियंस दोनों एक दूसरे से वेरी रिलेटेड है, बहुत निकटतम वर्ड है, इसीलिए ये दोनों सिंगुलर माने जाते हैं। पिछली बार जो ग्राम सेवक की भर्ती आई थी उसमें क्वेश्चन आया था कि एज एंड एक्सपीरियंस खाली जगह, अब इसमें एज आएगा या आर आएगा, तो एज और एक्सपीरियंस भले ही एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है उतना ही आदमी को एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए एज और आर में से एज सही होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, भले ही एंड से जुड़ा हुआ है। और देखिए गाइज, टी एंड कॉफ़ी, चाय है तो भी चलेगा, कॉफ़ी है तो भी चलेगा, दोनों है तो भी चलेगा, यानी कि चाय कॉफ़ी के बिना अधूरी नहीं, चाय कॉफ़ी का सिमिलर वर्ड नहीं, चाय कॉफ़ी का अपोजिट वर्ड नहीं, इसलिए यहाँ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब सही है। इसी प्रकार गाइज, ब्रेड एंड बटर, खाली आपको ब्रेड दे दें तो आप खाना नहीं खा सकते, अगर मैं ब्रेड और बटर दोनों मिला करके दूं तो ये एक डिश बनती है, इसीलिए ये क्या है? सिंगुलर है। जैसे देखिए, हॉर्स एंड कार्ट, खाली घोड़ा दे देता हूँ और आपको कहते हैं 20 किलो या 20 कुंटल ले जाओ, नहीं ले जा सकते, लेकिन साथ में अगर कार्ट देते हैं, कार्ट तांगा, तो वो सिंगुलर है क्योंकि तांगा और कार्ट दोनों मिलकर के एक व्हीकल बनता है, इसलिए सिंगुलर है। ठीक उसी प्रकार पोवर्टी एंड मिजरी, पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी और मिजरी का मतलब होता है कंजूसी। अब गरीबी का कंजूसी से कोई लेना देना नहीं, ना सिमिलर है ना अपोजिट है और ना ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसीलिए प्लूरल है। इसी प्रकार गाइज, फिश एंड चिप्स, फिश का मतलब होता है मछली और चिप्स का मतलब छोटी छोटी मछलियाँ, यानी कि फिश और चिप्स ये एक डिश बनती है, इसीलिए सिंगुलर माना गया है इनको। समझ में आ गया गाइज? तो मैं समझता हूँ गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि एंड से जुड़े हुए नाउन कब सिंगुलर होते हैं और कब प्लूरल होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात सिंगुलर और प्लूरल और ध्यान रखना, यदि एंड से जुड़ा हुआ नाउन है, अगर इनसे पहले एक बार पजेसिव केस आ गया या एक बार आर्टिकल आ गया या एक बार कोई डिटर्मिनर्स आ गया, अगर एक बार कोई भी पजेसिव केस की माई, योर, अवर, हिज, हर, या एक बार आर्टिकल द आ गया या कोई ए एंड द में से कोई भी, या फिर डिटर्मिनर सम, एनी, एवरी, मच, मैनी, अगर ये आ गए, अगर ये एक बार ही आया है, ईच और एवरी अगर जैसे एक बार ही आया है, तो वो भले ही एंड से जुड़े हुआ पूरा एक ही आदमी को डिनोट करता है, इसलिए पूरा एंड से जुड़ा नाउन सिंगुलर होता है। कैसे? माई फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। अब यहाँ आप ध्यान से समझिए, माई कितनी बार आया? एक बार, यानी कि वही मेरा फ्रेंड है जो फिलोसोफर है जो गाइड है, मतलब कि पूरा आदमी एक ही है लेकिन उसको अलग अलग रूप में बताया गया है, इसलिए हैज आया, भले ही एंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये माई नहीं होता तो फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, तो ये प्लूरल होता, तो यहाँ हैव कम सही था। लेकिन क्या स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, या स्लो और स्टडी, या बीच में एंड, स्लो एंड स्टडी, स्लो और स्टडी एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के सिमिलर वर्ड है, इसलिए सिंगुलर है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। समझ में आ रही मेरी बात? वेरी गुड, बिल्कुल समझ में आएगा गाइस। जी हाँ साथियों, इफ टू अनकाउंटेबल नाउन्स आर ज्वाइंड बाई एंड इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट आर डिस्कस्ड, तो प्लूरल विल बी यूज्ड। आपको कोई घबराने की बात नहीं, मैंने समझाया वही याद रखना है।
सबसे बड़ी बात, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैंने माई सबके तीनों के आगे लगाता तो इसका मतलब प्लूरल होता। अगर माई मैंने सिर्फ पहले के आगे लगाया इसका मतलब सिंगुलर है, और या फिर मैं लगाया नहीं है तो प्लूरल होता। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है गाइस। अगली चीज, अगला रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अगली चीज है रूल आपका थर्ड रूल क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय दीज कनेक्टर्स, इफ द सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय दीज कनेक्टर्स, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू नाउन या प्रोनाउन फर्स्ट। अगर आपका कोई भी नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन होगा सब्जेक्ट में या होता प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन यदि आपका इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर प्लस हुआ है, यानी कि अगर जो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं, यानी कि ये जो आपको बॉक्स में दिख रहे हैं, अगर आपके दो या तो नाउन या प्रोनाउन, यानी कि या तो ये वाला नाउन या ये वाला प्रोनाउन, यानी कि या तो इधर नाउन होगा या प्रोनाउन, इधर भी या नाउन होगा या प्रोनाउन। अगर आपका दो नाउन या प्रोनाउन यदि एज वेल एज, विद, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, रन बाय, अकम्पनीड बाय, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, जो आपको बॉक्स में दिख रहे हैं उनमें से बात कर रहा हूँ। यानी कि यदि आपके दो नाउन या प्रोनाउन अगर इनसे कनेक्टेड है, इनसे जुड़े हुए हैं, यानी कि दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में यदि ये आया हुआ है ये शब्द, तो नाउन जो वर्ब आएगी यहाँ आगे, यहाँ जो आगे वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, ये फिक्स है। यानी कि यहाँ जो वर्ब आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। इज इट क्लियर नाउ? यस। इसी प्रकार गाइज जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखिए आप, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। हम क्या करते हैं कि जो जैसे यहाँ इज भरा है तो अपन क्या करते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, खाली जगह से पहले देखते हैं पेरेंट्स, पेरेंट्स तो प्लूरल है, एस और ये से प्लूरल है, इसका यहाँ आर भर देते हैं। लेकिन यहाँ बीच में आपको दिख रहा है एज वेल एज से पहले राम और बाद में हिज पेरेंट्स। तो मैंने कहा अगर इन शब्दों से अगर कनेक्टेड है तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो राम के हिसाब से यहाँ राम अकेला, यहाँ इज आया। इसी प्रकार द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर्स, यहाँ अलोंग विथ है और यहाँ द सेलर्स है और यहाँ द कैप्टन है। लेकिन यहाँ अलोंग विथ से पहले कैप्टन एक ही है, तो इसके हिसाब से यहाँ क्या आया, वॉज। और DROWN इसका मतलब होता है किसी भी सजीव का डूबना, और SIN के सिंक का मतलब होता है किसी निर्जीव का डूबना। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, यहाँ अनलाइक के पहले तो माई फादर एक ही है और अंकल्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ लेकिन अंकल के हिसाब से भरेंगे तो आर आएगा, लेकिन अनलाइक से पहले माई फादर है तो इस माई फादर के हिसाब से यहाँ सही क्या होगा, इज। यानी कि माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। कहने का मतलब ये है गाइज, यदि आपके दो नाउन या प्रोनाउन अगर इनसे कनेक्टेड है तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फिल की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो रूल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगला रूल देखिए, ये समझ में आ गया होगा, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ। अगला रूल जो है वेरी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कम नहीं है। रूल 4 आपके लिए बनाया है गाइस, ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं बुक में से कॉपी करके ले आया, नहीं, ये बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स है। यानी कि पढ़ने का तरीका अलग होता है, बुक में अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है, बट समझना कंपलसरी है। रूल 4 कहता है, इफ़ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, वापस पढ़ी ध्यान से, इफ़ एन आर्टिकल इज प्लेस्ड just before the first subject, it means the person या thing is the same for which two nouns are used and singular verb will be used। यानी कि यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट एंड से या जुड़ा हुआ है, यानी कि 2 या 3 वर्ड, 3 नाउन या प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट के रूप में है,
यदि आपके फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल या डिटर्मिनर आ गया है तो समझ लेना वो पूरा एक ही आदमी है, यानी कि पूरे सेम आदमी की बात की जा रही है। जैसे देखो अ वाइट एंड ब्लैक, अब यहाँ देखो वाइट से पहले तो ए आ गया, लेकिन एंड से जोड़ के ब्लैक के पहले ए नहीं है, इसका मतलब वही वाइट है जो ब्लैक है। दोनों एक ही आदमी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे उसी गाउन की बात हो रही है जो गाउन वाइट भी है और जो गाउन ब्लैक भी है, एक ही गाउन, इसलिए यहाँ आएगा वॉज। अब प्रिंसिपल एंड टाइपिस्ट, यहाँ एंड से जुड़े टाइपिस्ट और प्रिंसिपल लोग देखते क्या भर देते हैं, आर या वर भर देते हैं या हैव भर देते हैं, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल से पहले ए है, यहाँ टाइपिस्ट से पहले ए नहीं है, इसका मतलब वही आदमी प्रिंसिपल है और वही आदमी टाइपिस्ट है। यहाँ एक बार अगर आर्टिकल या डिटर्मिनर आया है इस और एंड से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स एक ही आदमी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ इज आया, भले ही एंड से जुड़ा हुआ है। फिर मैंने क्या लिखा, बट if an article is used before every subject it refers to different people or things, hence plural verb used। यानी कि अगर एंड से जुड़ा हुआ है और दो अगर नाउन या प्रोनाउन, अगर उनसे पहले, अगर दो नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल अलग अलग डिटर्मिनर है तो वो अलग आदमी है। तो देखो यहाँ डायरेक्टर से पहले भी द है और प्रोड्यूसर से पहले भी द है, बीच में एंड आ गया, यानी कि डायरेक्टर अलग आदमी है और प्रोड्यूसर भी अलग आदमी है, दोनों के आगे द आया है, दोनों को एंड से कनेक्ट किया, इसलिए यहाँ पे प्लूरल हो गया है, दो अलग अलग आदमी है इसलिए हैव है। अगर ये द फर्स्ट वाला एक बार होता और ये प्रोड्यूसर के आगे द नहीं होता तो यहाँ सीधी सी बात, यहाँ हैव की जगह क्या आता, है जाता। समझ में आई मेरी बात, कोई डाउट? यस। इसी प्रकार दोस्तों मैं बिल्कुल समझता हूँ आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, कंप्लीटली बिल्कुल वादा करता हूँ समझ में आया गाइस। और आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाना, ये रूल्स पढ़ने के बाद अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो बिल्कुल आप मेरे को धन्यवाद देना, नहीं तो मुझे धन्यवाद की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा भी मूर्ख नहीं हूँ जो आपके साथ धोखा कर सकता हूँ, बिल्कुल मुझे धोखा नहीं करना है। मैं खुद सेलेक्टेड पर्सन हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो दोस्तों मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी चीज़ दें और ऑथेंटिक दें, ताकि आप किसी भी प्रकार के झांसे में न आकर के दोस्तों अपने क्वेश्चन को आते हुए भी रॉन्ग करके बैठे। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, मैं ये बिल्कुल आशा करता हूँ। इसके बाद गाइज अगली चीज़ देखिए, रूल नंबर 5 जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि आपके दो नाउन या प्रोनाउन, वापस कान खोल के सुनना और नोट भी करना, यदि आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पर दो नाउन या प्रोनाउन, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या सिर्फ नॉर, सिर्फ और, या नन बट, अगर इनसे कनेक्टेड है, अगर इनसे कनेक्टेड है, वापस समझिएगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि यदि आपके सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है और उसमें दो सब्जेक्ट, दो नाउन या प्रोनाउन, यदि ईदर और, नीदर नॉर, नीदर और, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और, नन बट, अगर इनसे कनेक्टेड है तो एक बार नाउन या प्रोनाउन तो यहाँ आएगा, दूसरी बार नाउन और प्रोनाउन यहाँ आएगा। लेकिन और यहाँ आपसे खाली जगह पूछी जाएगी, यहाँ आपसे खाली जगह पूछी जा रही है, तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो खाली जगह के नज़दीक कौन सा नाउन है, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन आएगी खाली जगह के जस्ट पास वाले के हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड नाउन या प्रोनाउन। समझ में आ रही बात? जैसा कि आपको दिख रहा है, एक नाउन प्रोनाउन ये है, एक नाउन प्रोनाउन ये है, लेकिन वर्ब अकॉर्डिंग टू सेकेंड नाउन या प्रोनाउन। कैसे? नीदर राम और श्याम हैज कम। अब यहां पे देखिए राम और श्याम, अब यहां देखो एक तो नीदर है और यहां एक और है, एक यानी कि राम और श्याम दो नाउन हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये नीदर नॉर से जुड़े, नीदर नॉर है यहाँ बीच में, ये नीदर नॉर से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ वर्ब जो आएगी अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड खाली जगह के पास में श्याम, तो श्याम के हिसाब से हैज कम। इसी प्रकार यहाँ देखो हैज राम और श्याम कम, अगर यहाँ पे राम की जगह पे दे होता तो दे के साथ कि जो खाली जगह के पास में है, जिस समय आपके दो नाउन या प्रोनाउन नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट से जुड़े हुए हैं,
तो जो आपका खाली जगह के पास में नाउन है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। समझ में आ रही मेरी बात? अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। इजंट क्लियर नाउ? यस। या कोई आपको डाउट है या आपको कोई भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, या लाइव चैट के समय आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल आपको हाथों हाथ ही उसका रिजल्ट दे दूंगा, समझा दूंगा। और आपको या फिर अधिक समस्या जटिल या कॉम्प्लेक्स मैटर है तो मैं आपको अगले वीडियो में पहले वो सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में गाइज आपको अगला रूल्स बताऊंगा। इसी प्रकार गाइज 6 नंबर रूल्स को ध्यान से समझिए। 6 नंबर रूल्स आपका क्या कहता है? If two nouns or pronouns are connected by any preposition, verb will be used according to first noun or pronoun। यानी कि अगर आपका कोई भी नाउन और प्रोनाउन, यदि आपका कोई भी नाउन और प्रोनाउन अगर ऑफ से पहले आया हुआ है या ऑफ के अलावा किसी भी प्रेपोजिशन से पहले है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ ऑफ से पहले या जो भी प्रेपोजिशन से पहले अगर जो भी नाउन है या प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर ये नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर किसी प्रोनाउन से पहले आए हुए हैं, ऑफ एक प्रोनाउन है, लगभग ऑफ आता है, ऑफ के अलावा कोई दूसरा भी अगर आता है प्रेपोजिशन तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर ऑफ या प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन और प्रोनाउन आया है उसके अकॉर्डिंग आपके वर्ब भरी जाएगी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। गाइस कैसे? पहली बात जानना जरूरी कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर और वन, ये तो है सिंगुलर। बोथ, सेवरल, मैनी, वेरियस, सम, ये होते हैं प्लूरल। और सम, मोर, मोस्ट, ऑल, ये दोनों सिंगुलर भी होते हैं, कई बार प्लूरल भी होते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पहली शर्त, यदि आपका सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है, यानी कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, यदि वो अनकाउंटेबल है, कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, न सम का पड़ेगा, न ईच, न ईदर, न नेवर, किसी का भी नहीं पड़ेगा। यानी कि अनकाउंटेबल सब्जेक्ट आते ही वर्ब फिक्स है, सिंगुलर ही आएगी, ये कंफर्म है। सम वाटर, वैसे सम का मतलब कुछ, लेकिन अगर सम काउंटेबल के साथ में आया तो प्लूरल है, लेकिन सम अगर अनकाउंटेबल के साथ में आया है तो मैंने पहले ही बताया अनकाउंटेबल के ऊपर किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सम वाटर आ गया तो सिंगुलर ही माना जाएगा। ईच ऑफ वाटर आ गया तो भी सिंगुलर, बोथ वाटर आ गया तो भी सिंगुलर। अनकाउंटेबल अगर आ गया तो सिंगुलर ही है, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा। कैसे गाइज? और देखिए यहाँ देखो, अब अपन जो मैंने रूल अभी पढ़ाया, अगर ऑफ से पहले कोई भी है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। पहली शर्त तो ये है, फिक्स है, ये रूल याद कर लेना। ऑफ से पहले जो भी है उसके हिसाब से आएगी, पहले के वाले के हिसाब से। कैसे? ईच ऑफ द गर्ल्स इज अब्सेंट। अब यहाँ पे गर्ल्स के हिसाब से तो आर आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑफ जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में ऑफ है, तो ऑफ से पहले ईच है, और ईच मैंने पहले बताया कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज अब्सेंट आया। इसी प्रकार गाइज सम ऑफ द गेस्ट, अब गेस्ट के हिसाब से यहाँ हैव आना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ ऑफ से पहले सम मतलब गेस्ट में से सम है, कुछ प्लूरल है, इसीलिए यहाँ हैव आया। इसी प्रकार ऑल ऑफ वाटर एक अनकाउंटेबल है, तो मैंने पहले ही बताया अनकाउंटेबल के ऊपर किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ सही क्या होगा? सम ऑफ द गेस्ट, उसके बाद होगा हैज, सॉरी ऑल वाला, ऑल ऑफ वाटर इज यूज्ड, क्योंकि अनकाउंटेबल के ऊपर कभी भी किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑल का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए इज सही है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, अब एप्पल्स की क्या है? द क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ एज आया। यानी कि ऑफ से पहले आपके जो भी है उसके हिसाब से वर्ब आएगी, ऑफ से पहले वाले के हिसाब से आपकी वर्ब आएगी। कैसे? देखिए अगला चीज, 5 नंबर एग्जाम्पल है, वन ऑफ द बॉयज या देम हैज डन हिज वर्क। अब यहाँ मेरी बात को सुनिए, यहाँ लिखा हुआ है
बॉयज या देम, इसके हिसाब से यहाँ हैव आना चाहिए, लेकिन ऑफ से पहले यहाँ वन है, तो इस वन के हिसाब से यहाँ क्या आया, वन का मतलब एक है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्या आया, हैज़ आया गाइज। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है गाइज। और चीज़ देखिए आप, अगली चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे? 7 नंबर रूल्स को आप नोट कीजिए, समझिए। रूल नंबर 7 क्या है? सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन ऐसी होती है जो दिखने में प्लूरल होती है बट उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। हैंस इसलिए दे टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ लोग सब्जेक्ट के साथ में या नाउन या प्रोनाउन के साथ में एस और ये देखते ही देखते हैं ये प्लूरल है। जैसे एप्पल्स आ गया, अब एप्पल में देखो APPLES, तो ये एप्पल्स तो फिक्स है, एप्पल का एप्पल्स प्लूरल है ही, तो इसमें एस है, तो तभी तो पता चला कि इस प्लूरल है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो दिखने में प्लूरल कि जिनके पीछे एस और ईएस है, लेकिन एस और ईएस होते हुए भी वे सिंगुलर होते हैं। दिखने में प्लूरल है, यानी कि दिखने में उनके पीछे एस और ईएस है, लेकिन फिर भी होते कैसे हैं, सिंगुलर। ऐसे कौन कौन से हैं देखिए। नेम ऑफ डिजीज, कुछ ऐसी बीमारियों के नाम है जिनके पीछे, नाम के पीछे एस आता है। हम देखते हैं ये एस है तो प्लूरल है, लेकिन ध्यान रखना ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। आपको ये समझना है कि कुछ ऐसी बीमारी है जिनके नाम के पीछे एस है, वो दिखने में प्लूरल है लेकिन होती कैसी है, सिंगुलर। तो कुछ बीमारियों के नाम आपको रटने पड़ेंगे। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स और सिंगल्स। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके पीछे एस या ईएस आया हुआ है, दिखने में प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। अभी जो आपका पेपर हुआ था रीट 2021 का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर इंग्लिश वाले पोर्शन में सेकंड लैंग्वेज जो थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मीजल्स के साथ में इज आएगा या आर आएगा। तो मीजल्स से बहुत सारे लोग आर लिख के आए थे, लेकिन मीजल्स एक डिजीज का नाम है, दिखने में प्लूरल है लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ इज सही है। तो इज वाला ऑप्शन सही था, लेकिन लोग बहुत सारे आर करके आए थे। इसके बाद गाइज कुछ गेम्स के नाम है जिनके पीछे एस आता है। बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, एथलेटिक्स। तो इनके नाम के पीछे क्या आता है, एस आ रहा है। दिखने में ये प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। नेम ऑफ कंट्रीज, कुछ कंट्री के नेम ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज। अब इनके पीछे नाम तो दिखने में प्लूरल लेकिन ये कंट्री के नेम है, सिंगुलर है। इसी प्रकार गाइज और देखिए, कुछ ऐसी बुक है जिनका बुक का नाम दिखने में प्लूरल है लेकिन होती एक बुक है, सिंगुलर है। द अरेबियन नाइट्स, ये एक बुक का नाम है, तो यहाँ इसके साथ इज और आर में से इज सही है। 3 मस्कीटर्स, इसमें पीछे एस आ रहा, लोग देखते 3 मस्कीटर है, इसका मतलब तो प्लूरल है लेकिन ये बुक का नाम है, तो ये आपको रटना पड़े। इसी प्रकार एक और बुक है, इसका नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। क्या नाम है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो ये ऐसी बुक है जिनके पीछे एस और ईएस आया हुआ है। दिखने में तो गाइस प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, ये आपको रटने पड़ेंगे गाइस। इसी प्रकार कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके नाम के पीछे एस और ईएस है, दिखने में प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स। उनकी ऐसे सब्जेक्ट के नाम है जो दिखने में सिंगुलर है, प्लूरल है, लेकिन मीनिंग क्या है इनका, सिंगुलर है। तो जैसे मेरी मैथमेटिक्स अच्छी है तो माई मैथमेटिक्स इज आएगा, आर नहीं आएगा। समझ में आ रही? फिजिक्स इज, आर नहीं। सिविक्स इज, आर नहीं। इसी प्रकार कुछ अदर चीज़ें जैसे न्यूज, NEWS, न्यूज, इनिंग्स और समन्स, ये ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल है लेकिन होते कैसे हैं, सिंगुलर। न्यूज, इनिंग्स, समन्स। इसी प्रकार गाइज और देखिएगा, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स यहाँ के साथ में क्या आया, इज। नो न्यूज के साथ क्या आया, इज। पॉलिटिक्स के साथ क्या आया, इज।
इथिक्स के साथ वर्ब के साथ क्या है, एस और ई एस, यानी कि इथिक्स सिंगुलर है तभी तो वर्ब के साथ एस और ई एस आया। फिर आगे मैंने क्या लिखा, अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इफ स्टैटिक्स मीन्स डेटा, अगर स्टैटिक्स का मतलब सब्जेक्ट ना होकर के एक डेटा है, या मैथमेटिक्स का मतलब गणित विषय ना होकर के कैलकुलेशन है, पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिकल थॉट उनके विचारों से है, तब ये प्लूरल होते हैं। पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट है तो इज चाहिए, अगर पॉलिटिक्स का मतलब यदि पॉलिटिकल थॉट है तो क्या होगा, आर होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल से क्लियर होगा, स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स आया, जो डाटा आया है, उन्होंने मल्टीपल स्कैम्स यानी कि बहुत सारे घोटालों का, यानी ऑर्गेनाइजेशन के घोटालों को उजागर किया है, इसको रिवील किया है, प्रकट किया है, ऐसे उसके डेटा है। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब विषय ना होकर स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा। और DATA ये डेटा सिंगुलर प्लूरल होता है, इस डेटा का सिंगुलर होता है डेटम, DATUM, यानी कि डेटा प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर होता है डेटम। इसी प्रकार गाइज अगला रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एट नंबर रूल देखिए, कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक सिंगुलर, यानी कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कलेक्टिव नाउन का मतलब जैसे क्लास, हर्ड, कमिटी, ज्यूरी, ये सब कलेक्टिव है। अगर ये सब एक मत है तब तक तो आएंगी सिंगुलर वर्ब। अगर ये प्लूरल है, अगर ये एक मत नहीं है, उनके अंदर डिवाइडेशन है, मतभेद है, तब उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे, द हर्ड ऑफ काउज, ऑफ से पहले हर्ड है, एक ही हर्ड की बात हो रही है, इसलिए इज सही है, क्योंकि ऑफ से पहले वाले के हिसाब से वर्ब आती है। उसी में अगला एग्जांपल, द कमिटी हैज़ यूनिनिमसली का मतलब होता है एक मत है, सर्वसम्मत है, और आगे इट्स आया हुआ है, यहाँ इट्स है, इसका मतलब कमिटी पूरी एक है। अगर यहाँ देर होता, अगर यहाँ पर देर होता तो यहाँ फिक्स है, यहाँ हैज़ की जगह हैव आता, क्योंकि मैंने कहा था सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर तो प्रोनाउन सिंगुलर। अगर यह कमिटी सिंगुलर है माना तो हैज आया, आगे प्रोनाउन भी इट आया, इट्स। समझ में आ रही मेरी बात? तो कमिटी हैज़ यूनिनिमसली, अगर सहमत है, आपस में सब राजी है, इसलिए यहाँ वर्ब कमिटी को सिंगुलर माना है। अगर कमिटी में डिवाइडेशन की बात होती, मतभेद होता, तो यहाँ हैज की जगह पर हैव आता। कैसे, if there is a division among the members of the collective noun, or we talk about the members of the collective noun, plural verb and plural pronoun are used। बिल्कुल सही है, यदि अगर डिवाइडेशन की बात हो रही है, यदि आगे प्रोनाउन अगर इट्स यूज किया गया है तो सिंगुलर वर्ब आएगी कलेक्टिव नाउन के साथ में। यदि प्रोनाउन THEIR देयर यूज किया गया है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि आपस में मतभेद है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर मतभेद नहीं है, एक मत है, सर्वसम्मत है, इसका मतलब वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल, द ज्यूरी आर डिवाइड की बात हो रही है, इसलिए आर डिवाइडेड इन, यहाँ आगे देयर आया हुआ है, इसका मतलब डिवाइडेशन हो गया है, तो यहाँ ज्यूरी के साथ आर आया। अगली चीज़ देखो, द ऑडियंस स्पेस, यहाँ आगे देयर आया हुआ है, देयर प्लूरल है, इसलिए यहाँ हैव आया। अगर यहाँ पे देयर की जगह इट्स करता तो यहाँ हैज सही था। तो कहने का मतलब ये है, अगर कलेक्टिव नाउन में डिवाइडेशन की बात हो रही है, मतभेद की बात हो रही है, तो वर्ब आएगी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल, और वो कौन सा प्रोनाउन आएगा, देयर, दे, देयर, देम। अगर मतभेद की बात नहीं है, एक मत है, सर्वसम्मत है, इसलिए उनके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। कोई दिक्कत? 10 नंबर रूल देखिएगा, प्लूरल नंबर विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, यानी कि प्लूरल नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। कैसे, देखिए, यस, लाइक ज़रूर करें,
प्रॉब्लम है तो मुझे बिल्कुल आप पूछें। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। प्लूरल जो भी आपके नाउन नंबर होते हैं वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन शर्त ये है अगर प्लूरल नाउन को अगर हम एक यूनिट मानते हैं, एक इकाई मान लेते हैं तो वो सिंगुलर हो जाते हैं। 100 बॉयज़, यहाँ बॉयज़ कितने हैं 100, तो सीधी सी बात है प्लूरल है आर इन माई क्लास। लेकिन मैं नीचे क्या लिखा नोट में, इफ प्लूरल नाउन इज यूज्ड आफ्टर कॉर्डिनल एडजेक्टिव, कॉर्डिनल का मतलब 1 2 3 4, एंड इफ प्लूरल नाउन डिनोट्स सर्टेन अमाउंट वेज हाइट और पीरियड, सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। यानी कि अगर किसी भी अमाउंट को, वेज को, हाइट को, पीरियड को अगर हम एक यूनिट मानते हैं, चाहे 100 है, चाहे मिलियन, बिलियन, 1000 या 5000 जो भी है, 1 2 3 ये कॉर्डिनल नंबर्स होते हैं। अगर ऐसा है, अगर हम एक यूनिट मानते हैं तब तो ये सिंगुलर है, अगर हम एक यूनिट नहीं मानते हैं तब ये प्लूरल है। जैसे देखो यहाँ देखो 100 की बात हो रही थी, 100 है, मैंने एक यूनिट, इसमें किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं पर भी एक यूनिट की बात नहीं हो रही है, इसलिए आर इन माई क्लास। लेकिन यहाँ देखो यहाँ 100 रुपीज़ है, लेकिन इज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में है, तो इसका मतलब मैंने 100 रुपीज़ को मेरे पॉकेट में डाला, यहाँ इज सही है। लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता, ये यहाँ आर सही होगा, आर इन माई पॉकेट, लेकिन यहाँ देखो 100 रुपीज़ नोट, अगर नोट होता तो यहाँ इज सही होता, क्योंकि मैंने पूरे 100 रुपये को एक नोट में समाया, इसीलिए यहाँ एक यूनिट माना, इसलिए वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर। कैसे देखो 10 मील्स, यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी, यानी कि 10 मील्स को एक लंबी दूरी माना है, इसलिए यहाँ अ की वजह से एज आया। इसी प्रकार देखो 5000 रुपीज़, अब 5000 रुपये है, लेकिन आगे अ हैंडसम अमाउंट, यानी कि 5000 रुपये को एक खूबसूरत अमाउंट माना, इसलिए क्या आया इज। इसी प्रकार 5000 रुपीज़ स्पेस स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, इसका मतलब ये हुआ कि 5000 रुपये को अलग अलग यूनिट पर, अलग अलग वस्तुओं पर खर्च कर दिया, यानी कि 5000 रुपये को डिफरेंट कर दिया, बांट दिया है, एक यूनिट नहीं माना है, इसलिए क्या आया हैव आया। और यहाँ पर देखो 5000 रुपये को एक यूनिट माना, इसलिए अ हैंडसम, इज अ हैंडसम आया। तो मेरी बात समझ में आई, यानी कि जितने भी 100, मिलियन, 1000, बिलियन या 1 2 कॉर्डिनल्स नंबर, जितने भी कार्डिनल्स और एक होता है आर्डिनल्स। कॉर्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 से 100 तक या 1000 तक। ऑर्डिनल्स का मतलब होता है 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 2nd, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये वाला, ये होते हैं ऑर्डिनल्स। तो अगर कॉर्डिनल्स जो भी है अगर उनको एक यूनिट माना है तब तो वो सिंगुलर है, अगर उनको अलग अलग यूनिट माना है, डिफरेंट माना है, तब वो प्लूरल होते हैं। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो ये 10 रूल्स आज हम पढ़ेंगे, अगले रूल्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे गाइस। थैंक यू सो मच, आप मेरे से जुड़े रहे। अगला सेशन मैं आपको कल दूंगा। तो दोस्तों अगला सेशन तभी समझ में आएगा जब तक आप ये 10 रूल्स याद नहीं करेंगे, तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। गाइस मेरी आपसे एक बार फिर से अपील है, समस्त बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के छात्राओं से बालिका वर्ग, बालक वर्ग, हमारे जितने भी होनहार बालक, उन सब से मेरी अपील है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, साझा करें और अपने खुद के नोट्स बनाएं। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट्स बनाएं और इतना शेयर करें कि अधिक से अधिक पॉपुलैरिटी हो और ये सब लोगों के काम आए गाइज, ताकि हम दोस्तों अच्छे से अच्छा प्रोग्रेस कर सकें। अगर आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बिल्कुल लाइव चैट में ना लेकर के। अगर ये क्लास अच्छी है तो लाइव चैट में ना जा करके आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि हम कितने आपके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं और कितना हमें अभी तक की और अच्छा करने की कोशिश करनी ज़रूरी है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।